विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्यासुव। श्रद्धा और सम्मान के योग्य आर्य पुरुषोत्तम मुनि जी, श्रद्धेय अनिल नरुला जी, आदर और सम्मान के योग्य डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी, हमारी लाडो बेटी अदिति आर्या, जो प्रतिदिन अपने किसी न किसी भजन से समा बांधती है, इसी प्रकार से हमारी आदरणीय बहन जी दया आर्या जी, और मैं अभी सुन रहा था उनकी भाभी जी भी बहुत अच्छा गीत यहाँ पर प्रस्तुत कर रही थी। विदेश में रह कर के भारत माता और वैदिक संस्कृति के प्रति अपनी निष्ठा बनाए हुए हैं, यह और भी अच्छी प्रसन्नता की बात है। आदरणीय संतोष सचान जी, श्री बलराम सेन जी, श्रद्धा के योग्य माता जी कमला हंस जी, आदर और सम्मान के योग्य डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आर.एस. वर्मा जी, श्री राम लखन वर्मा जी, और हम सबको इस मंच पर ला करके बैठाने वाले आदर और सम्मान के योग्य मेरे छोटे भाई के समान प्रिय आर्य रत्न शिक्षक लखन आर्य जी। अब आप मेहरौनी तक सीमित नहीं हैं, इसलिए मेहरौनी आर्य समाज के बारे में आपको कुछ नहीं बोला जाएगा, उसने तो आपको देश को दे दिया। अब आप राष्ट्रीय संयोजक भारतीय इतिहास पुनर्लेखन समिति हैं। व्यापक दृष्टिकोण, व्यापक क्षेत्र, बड़ा काम, बड़ा लक्ष्य। आज का विषय ऐसा रखा है आदरणीय आर्य जी ने, इस पर खूब एनर्जी मेरी लगवाएंगे। अच्छा विषय है। सावरकर को लेकर के अक्सर चर्चा होती रहती है, अब फिर एक बार चर्चा में आए हैं। बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी अनावश्यक टीका टिप्पणी या आलोचना या घृणास्पद टिप्पणियों करने के हमको बहुत शांत मन से सोचने विचारने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हमें दो बातों पर विचार करना चाहिए कि कांग्रेस ने क्या किया और सावरकर ने क्या किया, और प्रमाणों के आधार पर बात करनी चाहिए, तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए। केवल किसी व्यक्ति विशेष को या किसी संस्था विशेष को या पार्टी विशेष को अपशब्द कहकर के या उत्तेजित भाषा में अपनी बातें कहकर के काम करने की आवश्यकता नहीं है। जो सच है, सच को प्रस्तुत करने की, और वो भी तथ्यात्मक आधार पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर यही विचार करेंगे। थोड़ा सा विचार करते हैं 1901 की ओर चलते हैं, अब से 122 वर्ष पहले कांग्रेस क्या कर रही थी, कांग्रेस का वजूद क्या था, कांग्रेस का अस्तित्व क्या था। अंग्रेजी इतिहासकार भी ये लिखते हैं कि उस समय और उसके भी 15-20 साल बाद तक, असहयोग आंदोलन तक, कांग्रेस एक ऐसी गुमनाम संस्था थी जिसको कोई नहीं जानता था। एक गुमनाम संस्था जिसको कोई नहीं जानता। और 1885 से लेकर के 1929 तक, जो मैं पूर्व में भी कह चुका हूं, ये संस्था केवल विरोध पत्र लिख रही थी। हमें ये चीज अच्छी नहीं लगी जी, बड़ी विनम्रता के साथ आपकी रियाया हैं, आपकी प्रजा हैं,
ओबीडियंट सर्वेंट हैं आपके। ओबीडियंट सर्वेंट लिखने वाले कांग्रेसी नेहरू गांधी भी उनमें सम्मिलित थे। यदि सावरकर ने कहीं लिख दिया ओबीडियंट सर्वेंट तो प्रलय आ गई। और इनके प्रस्ताव 1929 तक भी जाते हैं, जब 45 साल की कांग्रेस, इसमें मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, प्रौढ़ता आ जाती है। उस अवस्था तक भी कांग्रेस ओबीडियंट सर्वेंट के रूप में काम कर रही थी। लेकिन 1901 में सावरकर जी क्या कर रहे थे? इस ओर अवश्य ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये समझ कर के आवश्यकता है, ये समझ कर के ध्यान देने की आवश्यकता है कि उस समय हमारे क्रांतिकारियों के ऊपर अभिभावक के रूप में कोई नहीं था। अभिभावक के रूप में उस समय हमारा कोई नहीं था। हमको किसी की सरपरस्ती नहीं मिली हुई थी, किसी की गार्जियनशिप नहीं मिली हुई थी। हमारे नेता, हमारे क्रांतिकारी अपने बलबूते पर काम कर रहे थे। और उनमें सबसे आगे जो नाम था वो था हमारे सावरकर जी का। 1901 में महारानी विक्टोरिया का देहांत होता है। महारानी विक्टोरिया, ये वही विक्टोरिया हैं जिन्होंने 1858 में 1857 की क्रांति के बाद घोषणा पत्र जारी किया था भारत में, और यहां से कंपनी का शासन समाप्त करके सीधे ब्रिटेन के राजा के अधीन भारत को लिया था। महारानी विक्टोरिया जिन्होंने उस समय अपने शासन के अधीन भारत को लिया, और इन्हीं का प्रपोता, प्रपौत्र, बेटा का पोता था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन वो व्यक्ति था जिसने दिल्ली के लाल किले से यूनियन जैक को उतारा था। और उसकी परदादी महारानी विक्टोरिया वो रानी थी जिसने यूनियन जैक को लाल किले पर चढ़ाया था। अजीब बात थी। और यही कारण था कि यूनियन जैक को उतारने के उन दुखद क्षणों की अनुभूति करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान में यहाँ का वायसराय बनकर के आने को तैयार नहीं था। परंतु जो अभी वहां की महारानी मरी है, इसके बाप जॉर्ज पंचम ने इस बात के बारे में खुद लॉर्ड माउंटबेटन लिखता है कि मुझे बुलाया और कहा कि आपको जाना होगा। मैंने सख्त शब्दों में कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, आपको जाना होगा। तो मेरी अपनी शर्तें होंगी। हाँ, मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ, बताइए क्या शर्त। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि जो निर्णय लूंगा मैं किसी से पूछूंगा नहीं। ये सबसे बड़ी शर्त थी, आप समझ जाइए। इस शर्त को मानने का मतलब था कि मुझे पूर्ण अधिकार देकर के भेजिए। मैं एक डिक्टेटर के रूप में वहां जाना चाहता हूं। लेकिन वो जाना क्यों नहीं, आना क्यों नहीं चाहता था? आना इसलिए नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान के लाल किले पर जिस झंडे को उसकी परदादी ने चढ़ाया था, उसको वह उतारना, अपने हाथों से उतारना नहीं चाहता, या उसके लिए भावुक क्षण होंगे। खैर,
उसी महारानी का 1901 में देहांत होता है। कांग्रेस के छुटभइये नेता उस समय रानी के प्रति शोक व्यक्त करते घूम रहे थे। जहां भी दो चारों को मालूम पड़ जाती थी, वो एक निष्ठावान ओबीडियंट सर्वेंट की भांति बैठते और बैठ करके रानी के लिए हाथ जोड़ करके शोक प्रस्ताव पारित करते। किंतु उस समय इस सोते हुए देश को इस तरीके से मौन होकर के भावांजलि देते हुए देश को झकझोरने वाला कोई नेता था, कोई युवा था, कोई क्रांतिकारी था, तो वो था सावरकर, स्वातंत्र वीर सावरकर। उस स्वातंत्र वीर सावरकर ने महारानी विक्टोरिया की शोक सभा, जो उस समय नासिक में होने जा रही थी, नासिक में होने वाली उस शोक सभा को ये कह करके रोक दिया था कि महारानी हमारी रानी नहीं है। जिसने हिंदुस्तान में इतने बड़े अप्रतिम अत्याचार किए हैं, अतुलनीय अत्याचार किए हैं, वो हमारी महारानी नहीं हो सकती, इसलिए उसके लिए हम कोई शोक सभा नहीं आयोजित करेंगे। करोड़ों देशवासियों की चेतना पर हाथ रख करके बोलने वाले सावरकर के ये शब्द आकाश में कड़कती हुई बिजली की तरह थे। जो अंग्रेज ये कहा करते थे कि हमारे राज्य में सूर्यास्त नहीं होता, उसमें एक नौजवान उठ करके ये कह रहा है कि रानी मरी होगी तो आपकी मरी होगी, हमारी नहीं मरी, इसलिए हम कोई शोक सभा नहीं करेंगे। जिस बात को कांग्रेस का कोई भी नेता जीवन भर नहीं कह पाया, 1929 तक जब कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस मांग रही थी, तब तक तो कह ही नहीं पाई, उसके बाद भी नहीं कह पाई। उस बात को 1901 में सावरकर जी कह रहे थे। कांग्रेसियों के भीतर पेट में दर्द सावरकर का नाम आने पर क्यों होता है, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि सावरकर वो चीज है जो राष्ट्र की धड़कनों पर हाथ रख करके बोलता है, चेतना पर हाथ रख करके बोलता है, नब्ज पर हाथ रख करके बोलता है और सोते हुए देश को जगाने का काम करता है। और कांग्रेस वो लोग, उन लोगों की संस्था थी, है, जो सोते हुए जागते हुए देश को सुलाने का काम करती है। सो जाओ बेटे, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो कुछ हो रहा है उस ओर से आंखें बूंद लीजिए। कश्मीर से अगर हिंदुओं को भगा दिया गया है, पंडितों को भगा दिया गया है, तो आंखें बंद रखिए। हमारे सैनिकों पर पत्थरबाजी हो रही है तो आंखें बंद रखिए, सो जाइए, चादर तान कर सो जाइए। धर्मनिरपेक्षता की भांग रगड़िए, उसको पीजिए और सो जाओ। जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। जो देश के जागते हुए, कल ही मेरी एक सैनिक से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि हिंदुस्तान की सीमाओं पर यदि सुई भी गिरती है, मेरे शब्दों पर ध्यान दें कृपया, हिंदुस्तान की सीमाओं पर यदि सुई भी गिरती है तो उसकी खनक की भी हमको जानकारी होती है। कहने का अभिप्राय है कि ऐसी कोई घटना नहीं हो सकती जिसकी हमको जानकारी नहीं हो। लेकिन कांग्रेसी शासन काल में हमारी जुबान बंद रखी जाती थी। शांत रहो, सो जाओ, जाओ, आराम करो। ये कांग्रेस थी, है, आज भी है, और ये उस समय भी थी। लेकिन देश के लिए काम करने वाले लोग और उनका नेता सावरकर 1901 में डंडीम घोष कर रहा था कि हम कोई शोक सभा नहीं करेंगे। बात 7 अक्टूबर 1905 की है। अगली घटना 7 अक्टूबर 1905,
विदेशी कपड़ों की सबसे पहले होली जलाने वाला। आपने सावरकर जी को कहीं कोर्ट में उसमें जो जिनमें नेहरू एंड कंपनी दिखाई दे जाती है, सावरकर जी नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि इन्होंने तो उस पर काम करना बहुत बाद में आरंभ किया था। 7 अक्टूबर 1905 को सबसे पहले पूना में, स्थान है पूना, पूना में सबसे पहले विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का काम सावरकर जी ने किया। 1905 में जब ये घटना घटित हो रही थी, तो इसकी प्रशंसा में तिलक जी ने एक लेख लिखा था, और उन्होंने जो अपना केसरी नाम का समाचार पत्र निकालते थे, उसमें उन्होंने, तिलक ने सावरकर जी को आधुनिक भारत का शिवाजी कहा था। आधुनिक भारत का शिवाजी। जौहरी की परख जौहरी जानता है, वो जौहरी थे। उन्होंने देखा कीमत क्या है, कितनी कीमत हो सकती है, आगे जाकर के क्या गुल खिला सकता है। खैर, 1905 में एक घटना होती है, और सावरकर जी के लिए नेता तिलक जी कहते हैं कि यह आधुनिक भारत का शिवाजी है। तो इस पर गांधी जी क्या कहते हैं? इस घटना के 16 वर्ष पश्चात 1921 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से निकलने वाले इंडियन ओपिनियन नामक अखबार में लिखा, इंडियन ओपिनियन, कि जिन्होंने जो कुछ किया था वो गलत किया था, और मैं उसकी निंदा करता हूं। ऐसा नहीं करना चाहिए था। 1921 तक तो विदेशी कपड़ों की होली जलाने के कार्य को भी निंदनीय मान रहे थे गांधी जी, जिनके उत्तराधिकारी के रूप में आज एक गांधी भारत जोड़ो आंदोलन चला रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। इनके वो वैचारिक पिता 1921 में ये कह रहे थे। मैंने अखबार का नाम भी बता दिया। 1905 की घटना की तरफ यदि हम चलेंगे, जब 7 अक्टूबर 1905 को होली जलाई जा रही थी, तो सावरकर जी उसी वर्ष में ऐसा क्यों कर रहे थे? उसी वर्ष में एक घटना और भी घटित हो रही थी। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, सबसे पहले तिलक ने 1905 में कहा था, और बड़ी गूंजती हुई आवाज में कहा था, लुक टू द एग्जाम्पल ऑफ जापान, आयरलैंड एंड रसा एंड फॉलो देम। ये क्या बात थी? तो ये कह रहे थे कि लुक टू द एग्जाम्पल ऑफ जापान, आयरलैंड एंड रसा। इतिहास के गद्दारों ने इतिहास की भाषा को मौन कर दिया। निराशाजनक इतिहास लिखते समय उन तथ्यों को भी भुला दिया जाने का प्रयास किया गया, जिनसे हमारे भीतर आग लगती थी, जिनसे हम प्रेरणा लेते थे, जिससे इस राष्ट्र की चेतना धड़कती थी, दहकती थी। तो कौन सी घटनाएं थी, क्या हो रहा था उस समय, कौन उधर को देखने के लिए कह रहा था, क्यों हमें उधर जाने के लिए प्रेरित कर रहा था? वो थे हमारे तिलक। और तिलक क्यों कह रहे थे? जापान चीन के मंचूरिया नाम के प्रांत के लिए रूस से लड़ रहा था। मंचूरिया चीन का एक ऐसा प्रांत है जो सबसे अधिक गेहूं उत्पादन देता है, और वो प्रांत मेरा होगा या रूस का होगा, इस पर रूस और जापान के बीच लड़ाई हो रही थी।
यानी कल्पना कीजिए, सोचिए, क्षेत्र चीन का, और लड़ रहे हैं रूस और जापान, और चीन कितना कमजोर दब्बू देश बीच में आकर के यह भी कहने का साहस नहीं कर पा रहा कि यह तो मेरा है, तुम कौन होते हो लड़ने वाले इसके लिए। इससे पता चलता है कि चीन कितना कमजोर देश रहा है, और वो 1905 तक रहा है। और उस समय जापान कितना मजबूत देश था, कितनी मजबूत विल पावर थी उस देश की। एक चूहा हाथी से लड़ रहा था। छोटा सा देश जापान रूस से लड़ रहा था, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश, और लड़ ही नहीं रहा था, उस प्रांत को लेने में सक्षम भी हुआ, सफल भी हुआ। इसलिए हमारे तिलक जी हमारा आह्वान कर रहे थे, सोतों को जगा रहे थे। वो गांधी नेहरू नहीं थे कि सो जाओ बच्चों, नहीं तो क्या, अंग्रेज मार देंगे। वो कह रहे थे खड़े हो जाओ, चौकीदार बन जाओ, पहरेदार बन जाओ, देश के रक्षक बन जाओ, संस्कृति के रक्षक बन जाओ। जब तक अपने हाथ में तलवार लेकर खड़े नहीं होगे, तब तक देश आजाद नहीं होगा। गद्दारों ने उस देश की पवित्र भावना को, देशभक्ति की पवित्र भावना को, तुंग भावना को दबा करके, छुपा करके रख दिया, दूर समुद्र में फेंक दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अरे चोर भी आता है तो चोर भी पैरों के चिन्ह छोड़ जाता है, और उन्हीं पद चिन्हों को पकड़ करके लोग अनुमान लगाते लेते हैं कि पैर किसके हो सकते हैं, घटना कैसे कैसे हो सकती है। तो अगर ये चीजें हमारे पास में हैं, तो इनसे अनुमान लगाने वाले हम और आप आज भी जीवित हैं। आज भी चीजें बोल रही हैं, परिस्थितियां बोल रही हैं, परिस्थिति यह साक्ष्य बोल रहा है। तो उन्होंने कहा कि जापान की ओर देखो, छोटे से देश ने रूस जैसे विशाल देश को हरा दिया, तो फिर क्या तुम नहीं खड़े हो सकते? खड़े हो। इसलिए वो कह रहे थे। और जारशाही जो शताब्दियों से रूस पर शासन कर रही थी, 1905 में वहां पर पहली क्रांति हुई, जिसके खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। कोई सोच नहीं सकता था कि जारशाही कभी समाप्त हो जाएगी। उस जारशाही के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लोग सामने आ गए। ये कैसा नेतृत्व है, ये कैसी लीडरशिप है, जो जापान जैसे देश से पिट गई। हम ऐसे बुजदिल राजा के अधीन रहना उचित नहीं मानते। वहां की सड़क पर जनता सड़क पर निकल आई, आवाज देने लगी, क्रांति क्रांति, हटाइए इसको। उस दिन नहीं, 1917 में जाकर के वहां की क्रांति सफल होगी, लेकिन शुरुआत उसकी 1905 में हुई। तीसरा देश उन्होंने कहा था, आयरलैंड की तरफ भी देखिए, रूस और जापान की तरफ तो देखिए, उधर भी देखिए। उधर क्या हो रहा था? उधर भी बड़ी महत्वपूर्ण घटना हो रही थी। वहां की एनी बिसेंट ने आकर के भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी चलाई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक भारत में कह रही थी कि होम रूल के लिए हम आंदोलन करेंगे, गृह शासन हम चाहते हैं। लेकिन वो यहाँ पर गृह शासन की बात बात बाद में कर रही थी, पहले वो अपने देश में जीत करके आई थी। आयरलैंड ने उस ब्रिटेन से, जो दुनिया के बहुत बड़े भाग पर शासन करता था और ये ढींग मारता था कि मेरे राज्य में सूर्यास्त नहीं होता, उससे होम रूल लेने में सफलता प्राप्त की थी, छोटे से आयरलैंड। इसलिए हमारा नायक, देश का नायक तिलक, देश का तिलक था, और तिलक की ही बात कर रहा था। मस्तक झुकने नहीं देंगे, तिलकधारी झुकाते नहीं है। तो उन्होंने कहा
इन इन देशों की ओर देखिए भाई, सो क्यों रहे हो, खड़े हो। और सावरकर क्या कर रहे थे? वो कह रहे थे कि जागो, और वो जाग चुके थे। और जाग करके ये कह रहे थे कि हम विदेशी वस्त्रों की होली जलाएंगे, हम विदेशी किसी भी राजा को अपना राजा नहीं मानेंगे, हम अपने राजा खुद हैं, हम आत्माधिकार मानते हैं, हम स्वतंत्रता का अधिकार मांगते हैं। और मांगते नहीं है, वो कोई हमारी किसी से भीख नहीं ले रहे हैं हम, वो हमारा मौलिक अधिकार है। इसलिए सावरकर जी ये कह रहे थे कि हमारी रानी नहीं मरी। वो तो 1901 में कह रहे थे, और 5 में वहां के कपड़ों को जला रहे थे। और गांधी 1921 में उस बात की आलोचना कर रहे थे कि जो कुछ कर रहे थे गलत कर रहे थे, क्योंकि वो ओबीडियंट सर्वेंट थे ब्रिटेन के राजा के, ब्रिटेन की महारानी के। लेकिन ये ओबीडियंट सर्वेंट नहीं थे, ये तो धड़ल्ले से कह रहे थे कि हम ऐसा कुछ नहीं करें। सावरकर आगे देखिए, 1909 में बैरिस्ट्री की उपाधि लेकर के, डिग्री लेकर के कॉलेज से निकलते हैं। लेकिन निकलने से पहले एक रस्म होती है, और उस रस्म की पूर्ति के लिए ये कहा जा रहा था, ये परंपरा थी कि बैरिस्ट्री की डिग्री लेते समय हर एक बैरिस्टर को ब्रिटेन के राजा के प्रति वफादार रहने की कसम खानी पड़ेगी। सावरकर ने कहा कि मैं तो 1901 में ही मना कर चुका, मेरा राजा कोई नहीं है, इसलिए मैं इस वफादारी की कोई कसम नहीं खाऊंगा। 1909 में बैरिस्ट्री की डिग्री लेने से यह कहकर के मना कर दिया कि मैं ब्रिटेन के राजा के प्रति वफादारी की कसम नहीं खाऊंगा। और आज के वो लोग कान खोल करके सुन लें कि अपने इस निर्णय पर उस शेर ने जीवन भर कभी प्रायश्चित नहीं किया। उसने कहा कि मैं बैरिस्टर हूं, अपने देश के मानवीय मूल्यों का, अपने देश के राष्ट्रवादी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मूल्यों का, उनकी वकालत करूंगा, धड़ल्ले से करूंगा, मुझे आपकी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। कोई एक प्रमाण मुझे ऐसा दिखा दें कि अपने इस निर्णय पर जीवन भर कभी उन्होंने प्रायश्चित किया हो। कोई एक पंक्ति कहीं ऐसी लिखी दिखा दें कि 1901 में मैं ब्रिटेन की महारानी को अपनी महारानी नहीं मानता, इस निर्णय पर कभी प्रायश्चित किया हो, गलती हुई थी। कभी गांधी से जाकर के ये कहा हो कि हाँ महाराज आप ठीक कह रहे हैं, मुझसे उस समय गलती हुई थी। फर्ग्यूसन कॉलेज में जब पढ़ रहे थे तो होली जलाने के आरोप में उनको फर्ग्यूसन कॉलेज से निकाला गया। प्रिंसिपल से उस राष्ट्रभक्त सूरवीर स्वातंत्र वीर सावरकर ने जीवन में लौट करके ये प्रार्थना नहीं की, माफी नहीं मांगी कि मैं इसके लिए प्रायश्चित करता हूं, मैंने होली जलाई थी तो गलती कर दी थी। ये उन लोगों में से नहीं थे जो ओबीडियंट सर्वेंट लिख करके अपने आप को बड़े अदब के साथ ये कहते थे, बड़े सम्मान के साथ ये कहते थे कि हम जब से आप आए हैं, ये पुस्तक पढ़ करके देखिए, मेरे पास है वो, कांग्रेस के पट्टा भी सीतारामैया की। हम हुजूर से ये प्रार्थना करते हैं, आपके रहने से, आपके यहाँ आने से हमको सभ्यता मिली है, संस्कृति मिली है, आपके हम पर भारी उपकार हैं, हम उनसे मुक्ति नहीं पा सकते। ये कांग्रेस की चाटुकारिता की नीति कभी भी सावरकर जी उन जैसे क्रांतिकारी लोगों ने नहीं अपनाई थी। उन लोगों को, उन देशभक्तों को बड़े आराम से ये कहते हैं कि वो कायर थे, वो माफी मांग रहे थे। क्या इतिहास के इन तथ्यों को तुम पलट दोगे?
ऐसा कहकर के क्या उनकी गरिमा को समाप्त कर दोगे? इससे तो हम और आप जैसे लोगों को और ऊर्जा मिलती है, चर्चाएँ होती हैं, उनके बारे में और सच निकल कर के सामने आता है। यदि भूलने की भी कोशिश करते हैं, तो भूलने नहीं देते हैं, ये अच्छी बात है, इनका उपकार है हमारे ऊपर। कम से कम इस बहाने से चर्चाएँ तो होती हैं हमारी। इसी तरीके से 1857 की क्रांति को जब 1907 में 50 वर्ष हो रहे थे, उसको 1857 की क्रांति को देश में सबसे पहले 1857 का गदर न कह कर के भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहने का साहस यदि किसी ने किया था, तो वो वह स्वतंत्र वीर सावरकर थे। और सावरकर जी ने इतना ही नहीं किया था, उस पुस्तक को फ्रांस में जाकर के छपवाया गया था। उसमें शहीद ए आजम भगत सिंह जी का विशेष योगदान रहा था। आप में से कईयों को ये जानकारी होगी, आज की पुस्तकें यदि 250-300 पेजों की हों, तो उन्हें 250-300 रुपए में खरीदने में लोगों पर जोर पड़ता है। लेकिन अब से 115 वर्ष पहले वो पुस्तक 300 रुपए में खरीदी गई। लोगों में लूट मच गई थी। क्रांतिकारियों ने अपनी गीता के रूप में अपने पास रखना आरंभ कर दिया था। क्रांतिकारियों की गीता के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। तो ये सारा उपक्रम जो कुछ भी हुआ था उनकी ओर से और भगत सिंह जी की ओर से देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर के हुआ था। 8 जुलाई 1910 8 जुलाई 1910 की घटना है, जब उनको यहाँ से ले जाया जा रहा था, यानी कि जहाज से जेल के लिए ले जाया जा रहा था, गिरफ्तार करके वहां से लाया जा रहा था, तो वह समुद्र में कूद गए थे। ऐसा साहस हर कोई एरा गैरा नत्थु पैरा नहीं कर सकता। पानी में छलांग लगा देना और वहीं डूब करके मर जाना भी हो सकता था, लेकिन वे यहां तक भी नहीं रुके। वह कूदते हैं और कूद करके जहाज के लोग उन पर गोली बरसा रहे हैं। गोली आ जाती है तो नीचे को हो जाते हैं, गोली रुक जाती है तो ऊपर को हो जाते हैं। इस तरीके से श्वास लेते हुए, तैरते हुए, पानी नहीं पीते, घबराते नहीं है। यदि वो बुजदिल और कायर होते तो घबरा करके वहीं खत्म हो गए होते। तब भी हम और आप उनका इतिहास में नाम देखते, क्योंकि ये भी बहुत बड़े साहस की बात थी। परंतु इससे भी बड़े साहस की बात तो ये है कि वो वहां से भी निकल करके फिर किनारे पर चले जाते हैं, फ्रांस के किनारे पर जाकर के फिर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। क्या गांधी और नेहरू ने कोई ऐसा साहसिक कार्य कभी करके दिखाया? कभी नहीं। कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि बस की भी नहीं था। तो उन्होंने 8 जुलाई 1910 को ये ऐतिहासिक कार्य पूर्ण किया। उसके बाद 10 साल तक निरंतर कोल्हू चलाने की घटना यदि किसी राजबंदी के जीवन में घटित होती है, तो वह सावरकर जी हैं। 10 वर्ष तक कोल्हू चला रहे हैं। मेरा आजीवन कारावास नाम की उनकी पुस्तक पढ़ने योग्य है, जिससे सच्चाई का पता चलेगा। क्या-क्या अत्याचार हुए थे, क्या-क्या अत्याचार होते रहे थे, सारी सच्चाई की जानकारी हो जाएगी। उन्होंने ही उस जेल में रह करके गांधी जी की तो बकरी भी बादाम खाती थी, जिसका वह दूध पीते थे।
और मेरे ब्रह्मचर्य के प्रयोग, सत्य के प्रयोग तो ना मैं सुना सकूंगा ना आप सुन सकेंगे। ऐसा कोई प्रसंग इस वीर योद्धा के जीवन में घटित नहीं होता दिखता, क्योंकि ये भारतीय चरित्र की पूजा करते थे और भारत में जिस चरित्र की पूजा होती आई है उसकी सुरक्षा भी करते थे, क्योंकि ये आत्मदीपो भवः की संस्कृति में विश्वास रखते थे। जेल के भीतर 6000 पंक्तियां लिखना और उनको भी दीवारों पर लिख लेना और फिर उनको कंठस्थ कर लेना, फिर जेल से बाहर आकर के उनको पुस्तक रूप में छपवाना, कितना बड़ा पुरुषार्थ था और कितना बड़ा उस व्यक्ति का दिमाग था। सारे दिन कोल्हू जोतना और फिर उन कविताओं को याद भी करना और लिखना भी बहुत बड़ी बात थी। एक ये थे जिनकी बकरियां बादाम खा रही थी, एक नेहरू जी जो अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, उस एक्सीडेंटल हिंदू ने भारत की नाम की पुस्तक लिखी और भारत की खोज नामक उस पुस्तक में इस एक्सीडेंटल हिंदू ने सारे भारत को एक्सीडेंटल बना दिया। पता नहीं कहां कहां से ला करके अंग्रेजों की मानसिकता के अनुरूप ला करके विचारधाराएं उसमें डाल दी, चीजें डाल दी। ये दिखा दिया कि सारा भारत ही जब बनना शुरू हुआ, जब यहाँ पर मुगल आने लगे, अंग्रेज आने लगे, फ्रेंच आने लगे, डच फ्रांसीसी आने लगे, अरे इससे पहले भारत ही नहीं था। और मजेदार बात ये, फ्रांसीसी आ रहे हैं, डच आ रहे हैं, पुर्तगाली आ रहे हैं, पुर्तगीज आ रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं, तुर्क आ रहे हैं और नाम रख रहे हैं हिंदुस्तान। नाम हिंदुस्तान, आ रहे हैं विदेशी। सरजमीन हिंदुस्तान की खोज ही कर रहा है बेचारा बैठा हुआ, बसा रहे हैं विदेशी, जो इस देश की संस्कृति के दुश्मन बन करके आए थे। हमको समझना चाहिए, तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ, तर्क के साथ विचार करना चाहिए। क्या ऐसा संभव था? कभी नहीं। तो जो इस देश की संस्कृति को, इसके इतिहास को मिटाने के लिए किताब लिख रहा था कहीं बैठ करके नैनी में या फला में, अभी हमारे आर्य जी वहां घूम करके आए हैं, आदरणीय वेद प्रकाश जी ने उनको घुमाया नैनी जेल, नैनीताल में। मैंने कहा अपने प्रियवर को भी देख के आना, वो जेल में रहे थे वहां, वो हमारे कहने से गए ही नहीं, पता नहीं क्या बात थी, फिर रुक गए वहां पर जो। खैर, मेरा कहने का अभिप्राय है कि जो व्यक्ति इस देश की संस्कृति का नाश करने के लिए लिख रहा था, उसको तो जेल में सारी सुविधाएं दी जा रही थी, और जो इस देश की संस्कृति की नब्ज पे हाथ रख करके, संवेदनाओं पर हाथ रख करके, चेतना पे हाथ रख करके लिख रहा था, उसको सारे दिन कोल्हू में जुटना पड़ता था और रात को वो लिखता था, और लिखने के लिए ना लैंप था ना कोई और दूसरी सुविधा थी। जो लोग देख कर कहें मुझे वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ सेलुलर जेल का, यदि आप में से कोई दर्शन लाभ कर चुका हो तो मैं सौभाग्यशाली मानता हूं आपको, लेकिन जो बताते हैं, जो लोग देख कर आए दिन में वहां पर जो बैठना मुश्किल है आज भी इन सुविधाओं के बीच में, उस समय क्या स्थिति रही होगी। उन विषम परिस्थितियों के बीच में जिनमें जीवन काटना मुश्किल है, 10 साल थोड़े नहीं होते हैं ऐसी विषम परिस्थितियों के बीच में रहना। मैं उनको पढ़ रहा था, सावरकर समग्र, उनकी पुस्तकें वो मेरे पास में है। उसमें वो एक जगह लिखते हैं कि वहां पर माननीय शर्मा जी दिन में इतनी जोकें आ जाती हैं, भागती हैं आदमी की तरफ। सावरकर जी लिख रहे हैं इस बात, दौड़ती हैं आदमी की तरफ, और आदमी पर के पैरों से वो सूंघ लेती हैं, चापों से पहचान लेती हैं, कब इधर को कोई आदमी आ रहा है। जैसे ही आदमी गया तुरंत भागती हैं, ऊपर से झड़ने लगती हैं पेड़ों से, और पेड़ों पे से आदमी उसको अपने पैरों पे से मुट्ठी भर भर के उनको फेंकता है, इतनी तब भी चिपट जाती हैं और लहूलुहान हो जाता है।
उन परिस्थितियों के बीच में रह करके भी उन लोगों ने ये नहीं कहा कि हम आपसे क्षमा मांगते हैं, जो हमसे हुआ गलत हो गया। यानी कल्पना कीजिए उन परिस्थितियों में खड़े होकर के देखने की। ये लोग आराम परस्त लोग। इसी राहुल गांधी के पापा ने कहा था कि इस राजस्थान में जा रहे थे, कहीं बीच में रुक गए, किसानों से पूछा कि ये कौन सी मिर्चा है, कह जी ये हरी मिर्च है। एक वो लाल मिर्च भी तो होती हैं, हाँ वो भी होती हैं जी। इनकी इनकी कीमत क्या है कि ये 20 रुपए किलो है। उनकी कीमत कितनी होती है? 50 रुपए किलो लाल मिर्च की। तो फिर बोले कि तो लाल मिर्च ही बोया करो आप, हरी मिर्च क्यों बोते हो? जिनको देश की नब्ज की पता नहीं, देश के आम आदमी की पता नहीं, आराम तलबी की जिंदगी जीते हैं, वो देश के नायकों पर उंगली उठाते हैं, उनके चरित्र पर उंगली उठाते हैं। तो सावरकर जी ने 6,000 पंक्तियां दीवारों पर लिख करके अपनी किताबों का निर्माण किया बाद में आकर। आज भी जब उनको पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं। पता चलता है कि साहित्य की साधना क्या होती है, राष्ट्र की साधना क्या होती है, माँ भारती की साधना क्या होती है। पता चलता है कि प्रेरणा के स्रोत कौन हो सकते हैं। वो आराम तलब लोग जो भीतर बैठ करके लिख रहे थे, सारी सुविधाएं ले रहे थे, और जब देश को बांटने का समय आया तो सावरकर जी उनको कोस रहे थे। जून 1947 में जब इन लोगों ने, मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस ने देश की एकता को भंग करने के लिए देश के बंटवारे के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए, तब कांग्रेस उस पर प्रसन्नता के गीत गा रही थी और गांधी जी व उनकी कांग्रेस को सावरकर जी उस समय पूछ रहे थे, बेईमानों तुमने गद्दारी कर दी, देशघातियों तुमने अच्छा नहीं किया। जो कड़े शब्दों में इनको लताड़ता था, उनसे ये खुश हो सकते हैं क्या? इनके हर पाप को उजागर करता था। तुम गद्दारी कर रहे हो, तुम देश को तोड़ने की बात कर रहे हो, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। इसी सावरकर ने बोला था, सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूश्चैव स वही हिंदू रीति स्मृत है। हमारा मतभेद हो सकता है, हम कह सकते हैं, अभी जो चर्चा चल रही थी 2-4 रोज पहले ही, हिंदू कौन फला कौन, लेकिन उन्होंने परिभाषा की और ये कहा कि जो इस देश को अपनी पितृभूमि और पवित्र भूमि, पुण्य भूमि और पितृभूमि मानता है, वो स्वाभाविक रूप से हिंदू है। अपने आप बात क्लियर हो जाएगी, अहिंदू कौन है, हिंदू कौन है। इस देश के लिए भक्ति की भावना रखने वाला कौन है, इस देश के प्रति गद्दारी की भावना रखने वाला कौन है। अपने आप स्थिति साफ हो जाएगी। 30 वर्ष तक जेल में रह करके जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए अथक प्रयास किए, उसके बारे में इन लोगों के द्वारा जो बातें की जाती रही हैं या की जा रही हैं, तो निंदनीय है। अब कांग्रेस के अपघातों के बारे में विचार कीजिए, प्रतिघात कितने किए। मैंने एक पुस्तक लिखी थी, हिंदू महासभा और कांग्रेस का तुलनात्मक इतिहास। उसके पृष्ठ संख्या 19 पर मैंने इन चीजों का उल्लेख किया है। अब से 17-18 साल पहले पुस्तक लिखी थी, उसमें मैंने उन प्रतिघातों पर विचार किया है जो कांग्रेस की ओर से इस देश को दिए गए हैं। सबसे पहला है
पृथक मुस्लिम बाहुल्य प्रांत बनाने का षड्यंत्र जो 1905 से प्रारंभ होता है, और उस समय बंग भंग आंदोलन हुआ था। बंग भंग किया गया, किस आधार पर किया गया? उसका आधार रखा गया संप्रदाय। संप्रदाय के आधार पर पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बना दिए गए। आज उसी पश्चिमी बंगाल में आप देख लीजिए, फिर वही परिस्थितियां बन रही हैं। आज फिर वहां पर वो पृथकतावादी, लगाववादी खड़े हो गए हैं। फिर कह रहे हैं 1905 के बाद 2005 चली गई, हमें तो ये काम पहले कर लेना चाहिए। हम सेकुलरिज्म की गोली खाए पड़े हैं, लकवा मार गए, पक्षाघात हो गया हिंदू को, लेकिन वो अभी उसी सोच पर हैं। परंतु उस समय बंग भंग जैसे आंदोलन को जो लोग क्रांतिकारी लोग चला रहे थे, उससे कांग्रेस किनारा कर रही थी। कांग्रेस अपने आप को उससे दूर कर रही थी। बंग भंग आंदोलन के साथ नहीं थी कि बंगाल के विभाजन को सांप्रदायिक आधार पर निरस्त करके राष्ट्र की एकता और अखंडता से किसी प्रकार का समझौता ना किया जाए। इसके लिए कांग्रेस अपनी ओर से कुछ भी नहीं कर रही थी। दूसरी बात, दूसरा जो आता है वो श्रीलंका भंग। श्रीलंका को देश से अलग किया गया 1911 में, और जैसे बंग भंग आंदोलन से प्रताड़ित अपमानित अंग्रेज सरकार ने षड्यंत्र करके श्रीलंका को भी अलग कर दिया था, इस पर कांग्रेस कुछ नहीं बोली। ये सब क्या था? ये कांग्रेस का प्रतिघात था। यदि कांग्रेस वास्तव में देश की आजादी के लिए पैदा हुई थी, यदि कांग्रेस वास्तव में देश के लोगों की समस्याओं को उठा करके अंग्रेजों के सामने ले जाकर के रखने के लिए पैदा की गई थी, तो उसको इन घटनाओं पर बोलना चाहिए था। देश टूटता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, कटता जा रहा था, घटता जा रहा था, मिटता जा रहा था। एक शब्द और भी जोड़ लीजिए, पिटता भी जा रहा था। इनकी संवेदनाएं मर चुकी थी। हमारी आपकी संवेदनाएं इस पर भभक सकती हैं, भड़क सकती हैं, धड़क सकती हैं, लेकिन ये संवेदना शून्य हो चुके थे। कोई नहीं बोल रहा था। कोई इतिहास में जरा दिखाओ इनकी ओर से कि हमने उसका इस तरीके से विरोध किया, और हम देश की एकता और अखंडता के लिए आज भी ये संकल्प लेते हैं कि श्रीलंका तक हम लेकर के रहेंगे। तीसरा अपघात इनका प्रतिघात है पृथक निर्वाचन, मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर के जब आया गया 1916 में एक बिल आया इस संबंध में, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ये आपको इतने इतने क्षेत्र दिए जाते हैं कि इनमें से आप निकल करके अपने लिए अपने प्रतिनिधि देश की विधानसभाओं में भेज सकते हैं, विधानमंडलों में भेज सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी एक देश के भीतर दो देश, एक देश के भीतर दो राष्ट्र की जो धारणा थी, उसको 1916 में ये मान रहे थे। जहां से मुस्लिम बहुत क्षेत्र है, वहां से मुस्लिम ही जीत करके आएगा, मुस्लिम को हम दे देते हैं इतनी सीटें संप्रदाय के आधार पर। इससे दूसरी बात क्या हो सकती थी? हम क्यों इस बात का विरोध कर रहे हैं? हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में ही उन्होंने देश में धर्मांतरण की प्रक्रिया को तेज करने का प्रयास किया। जितनी जितनी सीटों पर हम मुस्लिम बहुल क्षेत्र बना लेंगे, उतने ही एमएलए एमपी हमारे बढ़ जाएंगे, और फिर किसी क्रूर बादशाह औरंगजेब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे ही सत्ता हमारी आएगी, हम अपने आप फिर इंतजाम कर लेंगे अगले। उस सोच को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस ने 1916 में अपना समर्थन दे दिया।
और ये 1916 की तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस लीग समझौता हुआ था लखनऊ में, ये उस साल की बात है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, कुछ समय तक इस देश का कांग्रेस का राष्ट्रपिता, देश का नहीं, भारत की राजनीति में आ चुका था, उसका अवतरण हो चुका था। जरा दीजिए कांग्रेसियों से इस बात का जवाब, आप ऐसा क्यों कर रहे थे जब राजनीति से धर्म को दूर रखना है? और आज भी आप कहते हैं, कांग्रेस, ये बीजेपी की सरकार आ गई तो आज भी आप कह रहे हैं इस बात को कि धर्म का राजनीति का कोई मेल नहीं है। तो 1916 में क्या हो रहा था? 2016 में तो आप शोर मचा रहे हो, तुम्हारा इतिहास तो 100 साल पुराना है। तुम उस समय क्या कर रहे थे? सांप्रदायिक आधार पर देश में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की वकालत कर रहे थे, दे रहे थे उनको। तुम्हारे मुंह पर ताले लग गए थे, क्यों लग गए थे? आज भी उस चीज की वकालत करते हो। जब उनके पर्सनल लॉ की बात की तारीफ करते हो, ये क्या है? क्यों होता है भाई ऐसा? तो ये भी कांग्रेस का प्रतिघात था इस देश के लिए। उसके बाद है प्रतिघात नंबर चौथा, नंबर 4, 1920-21। 1920-21 का साल जब देश में खिलाफत आंदोलन चला, खिलाफत आंदोलन से मोपला कांड हुआ। खिलाफत आंदोलन खलीफा के लिए किया गया आंदोलन था, मैं पहले भी इस पर प्रकाश डाल चुका हूं। खिलाफत का मतलब अंग्रेजों की खिलाफत करना यानी विरोध करना नहीं है, बल्कि खिलाफत का मतलब है खलीफा के पद के लिए किया जाने वाला आंदोलन। टर्की के खलीफा को अंग्रेजों ने उसके पद से हटा दिया था और वहां के लोग इस बात पर खुश हो रहे थे। मोहम्मद बिन कमाल पाशा, क्या नाम था उसका, अब ध्यान नहीं है सही, वो इस पर अच्छा कह रहा था, एक जिंदा लाश को हम बहुत देर तक नहीं ढो सकते। और गांधी जी कह रहे थे वो जिंदा लाश नहीं थी, वो तो हमारे लिए चेतना का विषय, प्रेरणा का विषय थी, उससे हमको आध्यात्मिक दर्शन मिलता था। भाई तुम्हारा क्या लगता था वो? और केरल के जो मुसलमान थे वो उसके लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने ही जब बड़ी संख्या में 25,000 की संख्या बताई जाती है, जब वहां के हिंदुओं को काटा, मोपला कांड हुआ, तो इतने बड़े नरसंहार को भी कांग्रेस ने छुपा लिया। कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, छोड़िए छोड़िए। क्या ये घटनाएं वो नहीं बताती हैं कि इन्होंने उस समय देश के लिए क्या किया था? इतनी बड़ी घटना हुई और घटना होने के पश्चात भी रुके नहीं। उनमें से ऐसे अनेक लोग थे 1920-21 के, जो बहुत देर बाद तक, जिन्होंने उस समय गिन गिन करके हिंदुओं को काटा था, वे अब तक, जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार देश में बनी है, तब तक वे स्वतंत्रता सेनानी का सारा सम्मान लेते रहे। जो उनको सुविधाएं मिलती थीं, उन सुविधाओं को लेते रहे। ये क्या था? उन सुविधाओं को लेते रहे। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने एक विशेष जांच कमेटी बैठा करके उनको देश का गद्दार घोषित किया। वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। अब जाकर के देश को मालूम पड़ा ये किसका पाप था। इन्हीं का पाप था, जो सावरकर को बुरा कहते हैं। ये भी इन्हीं का पाप था, जो कश्मीर के आतंकवादी संगठनों के सरगना, उनके नेता, उनके अध्यक्ष,
करोड़ों रुपए साल के ले रहे थे और विदेश यात्राएं कर रहे थे और देश को तोड़ने के लिए विदेशियों से जाकर के मिलते थे, मुफ्त की हवाई यात्राएं करते थे। ये भी इन्हीं का प्रतिघात था। बड़े आराम से चल रहा था। समय थोड़ा है, जल्दी करता हूं। इसके अतिरिक्त साइमन कमीशन जब देश में आया तो उस समय भी इनसे ये कहा गया कि आप इसका विरोध कीजिए। इन्होंने विरोध नहीं किया। विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय जैसे लोग, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय जैसे लोग। इनके कानों पे जूनी रेंग रही थी। साइमन कमीशन ने धारा सभा में केंद्रीय असेंबली, जो नेशनल असेंबली उस समय कही जाती थी, जो आज संसद कही जाती है, उस संसद में 150 सीटें हिंदुओं के लिए और 75 सीटें मुसलमानों के लिए निर्धारित कर दी। एक देश के भीतर दो देश बना दिए गए और कांग्रेस कह रही थी, हमारे आकाओ तुमने बहुत अच्छा कर दिया, तुम्हारे बड़े उपकार हैं हम पर। क्योंकि इस इतनी बड़े चिंतन को, इतनी बड़ी फिलॉसफी को हम तो ला ही नहीं सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे। तुम्हारा कितना बड़ा भारी उपकार है कि तुमने हमको ये बता दिया कि 150 सीट तुम्हारी रहेंगी और 75 इनकी रहेंगी जो तुमसे अलग देश मांग रहे हैं। उस पर सिग्नेचर कर रहे थे, उसको अच्छा मान रहे थे। देश में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करने की बात की जा रही थी, ये मान रहे थे। और अब यहाँ आकर के 1927-28 में जब साइमन कमीशन आ रहा था तो हमारे क्रांति कह रहे थे, साइमन कमीशन गो बैक, वापिस जाओ। और ये कह रहे थे कि आ जाओ, आप हमारे मेहमान हो, कपड़े सजे पड़े हैं, बिस्तर सजा पड़ा है, बैठिए विराजिए, क्योंकि तुमने बड़े उपकार किए हैं और देश को इस तरीके से बांट करके नया चिंतन हमको देके जा रहे हो, तुम्हारे लिए हम बड़े तहे दिल से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, आ जाओ। गद्दारी ये होती है, मीठी गद्दारी, बड़े प्यार की भरी हुई गद्दारी। चौड़े में डकैती पड़ गई और किसी को मालूम भी नहीं पड़ी। डकैती भी डालते रहो और फिर भी साहा कहलाओ। इसके बाद अगला प्रतिघात नंबर 6, जिसमें सिंध को मुंबई से अलग किया गया। सिंध को मुंबई से अलग किया गया, घटना है 1925 की। 1925 में कांग्रेस ने इसको भी सह स्वीकार कर लिया। आपने एक और महापुरुष का नाम सुना होगा, नाम था देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास ने गांधी के खिलाफ आवाज लगा करके कहा, गांधी जी मुझे पसंद नहीं है जो तुम कर रहे हो। उसी समय श्रद्धानंद जी थे, उन्होंने सबसे पहले कह दिया था, गांधी तेरी जमीर को तू अपनी को रखे रखा अपने पास। अगर जमीर तुम्हारे भीतर है तो जमीर मेरे भीतर भी है, हम नहीं रहते ऐसे लोगों के साथ। भरी सभा में लताड़ करके स्वामी जी लग गए थे। और उसी समय देशबंधु चित्तरंजन दास ने कहा, गांधी जी हम तुम्हारी नीतियों में विश्वास नहीं रखते, तुम इनकी चाटुकारिता करते रहो, तुम इनके लिए अपने आप को इनका ओबीडियंट सर्वेंट कहते रहो, हमें पसंद नहीं है। तब उन्होंने सबसे पहले देश में स्वराज्य पार्टी का गठन किया था। भारत के इस इतिहास में उनको स्वराज्यिस्ट कहा जाता है, स्वराज्यवादी। और उन्होंने कहा था कि हम देश की विधान सभाओं में, विधान मंडलों में, केंद्रीय धारा सभा में भीतर जाएंगे और जाकर के अड़ंगा डालेंगे, इनके सरकारी कार्यों को नहीं होने देंगे। या तो ये हमारे मुताबिक काम करें, नहीं तो हम इनके कामों को रोकेंगे, विधायी कार्यों में अड़ंगा डालेंगे। इसलिए सबसे पहले इस काम को करने वाले थे देशबंधु चित्तरंजन दास। और गांधी के वैचारिक पुत्र नेहरू ने, देश के चाचा और देश के बाप ने, दोनों ने मिलकर के उनके इतिहास को देश से निकाल दिया।
भगवा दिया, विदा कर दिया, जाकर अब सागर में डलवा दिया। अब हम और आप जैसे लोग मुंडकी मार मार करके उनके प्रयास कर रहे हैं कहीं निकल जाए, कुछ मिल जाए, तो एक नया इतिहास बने, एक रोमांचकारी इतिहास को पढ़ने का सौभाग्य मिले। ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चेतावनी भी है। नहीं तो मिट जाओगे दुनिया के इतिहास से, तवारीख से, कहीं ढूंढे नहीं मिलोगे, कहीं ढूंढे नहीं मिलोगे। उन्होंने 1905 में बंग भंग हुआ था। बंग भंग को लोकमान्य तिलक जैसे लोगों ने बहाल करवा दिया था, बंगाल के विभाजन को समाप्त करवा दिया था। लेकिन जब मुंबई भंग हुआ तो इसको आप भंग नहीं करवा पाए, नहीं जुड़वा पाए। और फिर 25 साल बाद ये देश से अलग होकर के सिंध आज कहाँ है, गया आपसे। ये बीजारोपण उस समय हुआ था जिस पर कांग्रेस चुप रही थी। आपराधिक तटस्थता कहते हैं इसको। ये मौन साध गए थे। सही समय पर नहीं बोलना भी अपराध होता है, और ये बोले नहीं थे जिस समय सही समय था। आज वो सिंध के लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आप कितने गीत गा लीजिए, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, इन सब के बिना भारत है पूरी तरह नंगा बेढंगा। कोई ये कह देगा? तो कहने का अभिप्राय है, 2 मिनट और ले रहा हूं, समय आपका हो चुका है। प्रतिघात संख्या 7। सातवां जो छल है वो तब हुआ जब भारत में अंग्रेजों ने बांटो राज करो के अनुसार 1935 में भारत से बर्मा को अलग किया, और कांग्रेस चुपचाप मौन साध करके रह गई, कुछ नहीं बोली। 5-7 मिनट आप और ले लीजिए, 5-7 मिनट ले लीजिए, आप बोलिए। अच्छा भाई साहब, धन्यवाद। तो उस समय भी ये चुप रहे। इसके बाद 8वां छल 1945-46 में जब भारत में केंद्रीय धारा सभा यानी नेशनल असेंबली का चुनाव हुआ। नेशनल असेंबली के उस चुनाव में सावरकर जी ने कांग्रेस के नेता गांधी और नेहरू को ये कहकर के अपनी पार्टी हिंदू महासभा का समर्थन दिया था कि आप देश के बंटवारे के लिए काम नहीं करोगे, इसलिए हम सारी हिंदू वोटों को आपको देने के लिए अपने कैंडिडेट्स हटाते हैं और आपको अपना समर्थन देते हैं। ये राजनीतिक समर्थन था, सीधे सीधे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए दिया गया समर्थन था। इतिहास से एक षड्यंत्र के अंतर्गत इस सत्य को निकाला गया। मेरी इस पुस्तक को आप पढ़ना, उसमें मिलेगा पूरा विवरण के साथ, तथ्यों के साथ। आपको जानकारी होगी इस बात की कि उस निर्णय के साथ वचन भंग का दोष गांधी और नेहरू पर है, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का वचन देकर भी उसको तोड़ दिया, और सबसे पहले जाकर के देश के तोड़ने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि जल्दी लगी हुई थी, सत्ता किसी तरीके से मिल जाए, मलाई किसी तरीके से खाने को मिल जाए, देश जाए भाड़ में। खेलते शिकार सभी कुर्सियों की आड़ में, कुर्सियों की आड़ में शिकार चल रहे थे। ये पीड़ा है, ये कोई भाषण नहीं है। समझना है, इसको शब्द दिए जा सकते हैं, व्यक्त करने का भी तरीका हो सकता है, लेकिन ये जब तक साकार रूप नहीं हो जाता है तब तक चैन नहीं मिल सकता उन लोगों को जिन लोगों ने इसके लिए काम किया था।
सावरकर जी मरते समय, जिस समय 1965 की लड़ाई हो रही थी, शास्त्री जी की सेनाएं निरंतर आगे बढ़ती जा रही थीं। अयूब खान कह रहा था कि हमारे देश की सेनाएं लाल किले पर जाकर के झंडा चढ़ाने ही वाली हैं। तो शास्त्री जी ने भ्रम तोड़ दिया था। नरूला साहब को मालूम होगा, जाकर के लाहौर में अचानक शास्त्री जी प्रकट हो गए थे, अपने टैंकों पर जाकर के चढ़ करके खड़े हो गए। सेना में अफरा तफरी मच गई, क्या होगा सर, यहाँ क्यों आ गए प्रधानमंत्री, यहाँ पे क्यों आ गए? बोले कुछ नहीं, मैं यहीं से खड़ा होकर के बोलूंगा। छोटे कद के थे। कहने लगे, लोग कहते हैं कि मेरा छोटा कद, देखो मैं कितना बड़ा हो गया हूं, मेरा कद कितना बड़ा हो गया। मैं पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़ा होकर के बोल रहा हूँ। अयूब खान ये कहता है कि मेरी सेनाएं लाल किले पर पहुंचने वाली हैं। मैं उसको ये बताने के लिए आया हूं कि दुनिया देख ले कि मैं कहाँ खड़ा हूं। तेरी सेनाएं तो वहां पहुंचने वाली। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बात सुन रहे थे और सावरकर जी मृत्यु शैया पर पड़े हुए उछल रहे थे। आहा, अब मेरा देश यहां से वहां तक एक हो जाएगा। लेकिन अचानक हमारी बढ़ती हुई सेनाओं के लिए आदेश जाता है कि जहां हो वहीं रुक जाओ। थोड़ी देर में आदेश आता है पीछे हट जाओ, जहां थे वहां चले जाओ। वो स्कूलों में पीटीआई परेड कराते हैं ना, आगे पीछे ऊपर नीचे, और फिर बोल देता लास्ट में जैसे थे। तो ये आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा था और लास्ट में कह दिया जैसे थे, लौट आओ, चले आओ। गलती होगी तुम वहां तक पहुंच गए। आगे तो और भी मिट्टी पीट थी जब 93,000 सैनिक छोड़ दिए, जाओ जाओ चले जाओ, जैसे थे हम तो वैसे ही रह लेंगे। देश का पुरुषार्थ, देश की वीरता, देश का पराक्रम, देश का शौर्य, सबके साथ खिलवाड़। मैदान में जीत गए, युद्ध में जीत गए, वार्ता की मेज पर आकर के हार गए। फिर भी कहते हो कि हम देश के बहुत बड़े भक्त हैं, फिर भी कहते हो कि हम बड़े वीर हैं, फिर भी कहते हो कि हमने कोई गलती नहीं की है। ये नहीं चलेगा भाई। अब अंत में मैं 2-3 मिनट में लेकर के अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। ये पुस्तक है मेरे हाथ में, अभी ये प्रकाशित हुई है कुछ समय पहले। इस पुस्तक का नाम है विभाजन कालीन भारत के साक्षी, विभाजन से पूर्व और पश्चात का प्रमाणिक दस्तावेज। कृष्णानंद सागर जी ने लिखी है, 4 खंडों में है और 350 उन लोगों के साक्षात्कार इसमें हैं जिन्होंने भारत को बढ़ते हुए देखा था या किसी तरीके से अनुभव किया था। प्रमुख लोगों के 350 लोगों के जो या तो अभी तक जीवित हैं या कुछ समय पहले तक रहे हैं। बड़े प्रमाणिक आधार पर लेखक ने इसमें लिखा है। नेहरू से लॉर्ड माउंटबेटन कह रहा था कि हमने जिनसे देश की बागडोर ली थी उन मुसलमानों को सत्ता सौंप करके हम चले जाएंगे। तो यानी कि उसका कहना था कि हमने मुसलमानों से सत्ता ली थी, मुसलमानों को सत्ता देकर के चले जाएंगे, तुमको नहीं देने वाले हैं। इसी पुस्तक के चौथे खंड में लेखक ने इस बात को स्पष्ट किया है कि तब नेहरू ने कहा था कि अगर आप मुसलमानों को ही सत्ता देना चाहते हो तो मुसलमान तो मैं भी हूं। अब उस पर एक उगता भारत में लेख प्रकाशित होगा, मैं भेजूंगा आर्य जी के। तो वो कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, चौथे खंड को पढ़ना। वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, सत्ता हम आपको भी दे देंगे, लेकिन फिर आपको सुभाष को हमको देना होगा। मैंने पूर्व में भी ये उल्लेख किया था इस मंच से। तब नेहरू ने कहा कि हम इस बात से सहमत हैं कि आपको हम सुभाष को जब भी वो आ जाएगा आपको लौटा देंगे। इससे संबंधित दस्तावेज जो ये एग्रीमेंट हुआ था बैठ करके,
ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखे हैं, एक अमेरिका में सेट रखा है। जिसको पढ़ना वो पढ़ सकता है, जिसको जानना हो वो जाने। कुल मिलाकर के कहने का अभिप्राय ये है कि हमको प्रामाणिक आधार पर इतिहास के पुनर्लेखन के प्रति संकल्पित होना चाहिए। ये कलम का खेल, ये कलम की तलवार आपके हाथों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को डॉक्टर राकेश कुमार आर जी द्वारा दी जा रही थी। वेद प्रकाश शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है? वेद प्रकाश शर्मा जी, नरोला जी, मेरी आवाज आ रही है?